नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा का 7वां भाग लेकर। कमरे में पलंग बिछा है, आराम कीजिए। कुंवर साहब की इस श्रुति मधुर इस स्तुति से जो लालसा थी, कनक उसे ताड़ न सके। शायद अभ्यास के कारण, पर उसका जी इतनी ही देर में हद से ज़्यादा ऊब गया। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, यहाँ मैं आराम न कर सकूँगी, नई जगह है, मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए, फिर जब आपकी आज्ञा होगी चली आऊँगी। कुंवर साहब ने कनक को भेज दिया। सर्वेश्वरी यहाँ ठहराई गई, जहाँ बनारस, आगरे की और तवाइफें भी ठहरी थीं। सर्वेश्वरी का स्थान सबसे ऊंचा, सजा हुआ तथा सुखद था। सभी तवाइफों पर पहले ही से उसका रौब गालिब था। वहाँ कनक को न देख सर्वेश्वरी अपने को जाल में फंसी जानकर बड़ी व्याकुल हुई। और भी जितनी तवाइफें थीं, सबने यह समाचार कहा। सभी त्रस्त हो रही थी। उसी समय उदास कनक को लेकर मोटर पहुंची। सर्वेश्वरी की जान में जान आई। अन्य तवाइफें आँख फाड़ फाड़ कर उसके अपार रूप पर विस्मय प्रकट कर रही थीं, और इस तरह का खतरा साथ में रखकर भी खतरे से बची रहने के ख्याल पर बिस्मिल्लाह तौबा, अल्लाह ताला ने आपको कैसी अक्ल दी। इतना जमाना देखकर भी आपको पहले नहीं सूझा। आदि आदि सहानुभूति के शब्दों से अभिनंदित कर रही थी। सर्वेश्वरी आशा कर रही थी कि कनक अपनी दुख कथा कहेगी, पर वह उस प्रसंग पर कुछ बोली ही नहीं। चुपचाप जाकर माता के बिस्तरे पर बैठ गई। अन्य कई अपरिचित तवाइफें परिचय के लिए पास आ घेर कर बैठ गईं। मामूली कुशल प्रश्न होते रहे। सबने अनेक उपायों से कनक के एकांतवास का हाल जानना चाहा, पर वह टाल गई। कुछ नहीं, सिर्फ मिलने के लिए कुंवर साहब ने बुलवाया था। यह भी एक एकांत स्थान था। गढ़ के बाहर एक बड़ा सा बंगला बाग के बीच में था। इसके रहने के लिए खाली कर दिया गया। चारों तरफ हजारों किस्म के सुगंधित फूल लगे हुए थे। बीच बीच से पक्की टेढ़ी सर्प की गति की नकल पर राहें कटी हुई थी। राजकुमार भटकता हुआ पूछता बाग के फाटक पर आया। एक बार तो जी में आया कि भीतर जाए, पर लज्जा से उधर ताकने की भी हिम्मत न होती थी। सूर्यास्त हो चुका था। गोधूली का समय था। गढ़ के द्वार पर खड़ा रहना भी उसे अपमानजनक जान पड़ा। वह बाग में घुसकर एक बेंच पर बैठ गया और जेब से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। वह जिस जगह बैठा था वहीं से कनक के सामने ही एक झरोखा था। उसने वहाँ तक नज़र साफ चली जाती थी, पर अंधेरे के कारण बाहर का आदमी नहीं देख सकता था। कनक वर्तमान समय की उलझी हुई ग्रंथि खोलने के लिए मन ही मन सहस्त्रों बार राजकुमार को याद कर चुकी थी, और हर प्रत्युत्तर में उसे निराशा ही मिलती। राजकुमार यहाँ क्यों आएगा? कनक की माता भी उसकी फिक्र में थी, कारण वह जानती थी कि किसी भी अनिश्चित कार्य के लिए दबाव पड़ने पर उसकी कन्या जान पर खेल जाएगी। वह कनक के लिए दीन दुनिया सब कुछ छोड़ सकती थी। राजकुमार के हृदय में लज्जा, अनिच्छा, घृणा, प्रेम, उत्सुकता, कई विरोधी गुण थे, जिसका कारण बहुत कुछ उसकी प्रकृति थी और थोड़ा सा उसका पूर्व संस्कार तथा भ्रम। संध्या हो गई। नौकर भोजन पकाने में लगे। कमरों की बत्तियां जल गईं। बाहर के लाइट पोस्ट भी जला दिए गए। राजकुमार की बेंच एक लाइट पोस्ट के नीचे थी। बत्ती जलाने वाला राज्य का मसालची था। उसने राजकुमार को तवलची आदि समझकर कोई पूछताछ न की। कंधे की सीधी पोस्ट से लगाकर बत्ती जलाकर राजकुमार की तरफ से घृणा से मुंह फेर उस तवलची से वह मसालची होने पर भी अपने धर्म में रहने के कारण कितना बड़ा है, सिर झुकाए हुए इसका निर्णय करता चला गया। राजकुमार को दोबारा देखने पर वह शायद ही पहचानता। घृणा के कारण उसकी नज़र राजकुमार पर इतनी कम ठहरी थी। प्रकाश के कारण अब बाहर से राजकुमार भी भीतर देख रहा था। कनक को उसने एक बार, दो बार, कई बार देखा। राजकुमार के हृदय के भाव उसके आंसुओं में झलक रहे थे। मन उसके विशेष आचरणों की आलोचना कर रहा था। उस समय कनक की अचानक उस पर निगाह पड़ी। सर्वांग काँप उठा। इतना सुख उसे कभी नहीं मिला था। राजकुमार से मिलने के समय भी नहीं। फिर देखा, आँखों की प्यास बढ़ती ही गई। उत्कंठा की तरंग उठी।
वह भी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार की तरफ चली। कनक को राजकुमार ने देखा, समझ गया वह उसी से मिलने आ रही है। राजकुमार को बड़ी लज्जा कनक के वर्तमान व्यवसाय पर और उससे अपनी घनिष्ठता के कारण राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी कनक के वर्तमान व्यवसाय पर उससे अपनी घनिष्ठता के कारण वह हिम्मत करके भी उस जगह उजाले में न रह सका। तारा से कनक को यदि न मिलना होता तो शायद कनक को इस परिस्थिति में देखकर वह एक क्षण भी वहां न ठहरता। कनक ने देखा राजकुमार एक अंधेरे कुंज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कनक भी उधर हो चली। इतने समय की तमाम बातें एक ही साथ निकल कर हृदय और मस्तिष्क को मथ रही थी। राजकुमार के पास पहुंचते ही कनक को चक्कर आ गया। उसे जान पड़ा कि वह गिर जाएगी। बचाव के लिए स्वभावतः एक हाथ उठाकर राजकुमार के कंधे पर पड़ा। अज्ञात चालित राजकुमार ने उसे अपृष्ट कमर पर एक हाथ से लपेट कर थाम लिया। कनक अपनी देह का तमाम भार राजकुमार पर रखे आराम करने लगी, जैसे अब तक की हुई तपस्या का फल भोग रही हो। राजकुमार थामे खड़ा रहा। तुमने मुझे भुला दिया, मैं अपना अपराध भी न समझ सकी। तकिए के तौर से राजकुमार के कंधे पर कपोल रखे हुए अधखुली सरल सप्रेम दृष्टि से कनक उसे देख रही थी। इतनी मधुर आवाज़ कानों के इतने नज़दीक से राजकुमार ने कभी नहीं सुनी थी। उसके तमाम विरोधी गुण उस ध्वनि के तत्व में डूब गए। उसे तारा की याद आई। वह उसकी तमाम बातों को परस्पर जोड़ने लगा। यह वही कनक है जिस पर उसे संदेह था। कुंज में बाहर की बत्तियों का प्रकाश क्षीण होता हुआ भी पहुंच रहा था। उसने एक बिंदी कनक के मस्तक पर लाल लाल चमकती हुई देखी। संदेह हुआ उसके साथ कनक का विवाह कब हुआ। दुविधा ने मन के विस्तार को संकुचित कर एक छोटी सी सीमा में बांध दिया। प्रतिज्ञा जाग उठी, मानो किसी ने कई कोड़े कस दिए हों। कलेजा कांप उठा। भीनी भीनी हवा बह रही थी। कनक ने सुख से पलकें मूंद ली। निर्वाक सचित्र राजकुमार को अपनी रक्षा का भार सौंपकर विश्राम करने लगी। राजकुमार ने कई बार पूछने का इरादा किया, पर हिम्मत न हुई। कितनी अशिष्ट अप्रासंगिक बात। राजकुमार कनक को प्यार करता था, पर उस प्यार का रंग बाहरी आवरणों से दबा हुआ था। वह समझ कर भी नहीं समझ पाता था। इसका बहुत कुछ कारण कनक के इतिहास के संबंध में उसका अज्ञान था। बहुत कुछ उसके पूर्व संचित संस्कार थे। उसके भीतर एक इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी जिसके बड़े बड़े शब्द दूसरों के दिल में त्रास पैदा करने वाले थे, जिसका उद्देश्य जीवन की महत्ता थी, प्रेम नहीं। प्रेम का छोटा सा चित्र वहाँ टिक ही नहीं पाया था। इसलिए प्रेम की छाया में पैर रखते ही चौंक पड़ता था। अपने सुख की कल्पना कर दूसरों की निगाहों में अपने को बहुत छोटा देखने लगता था। इसीलिए उसका प्यार कनक के प्यार के सामने हल्का पड़ जाया करता था। पानी के तेल की तरह उसमें रहकर भी उससे जुदा रहता था। ऊपर ही ऊपर तैरता रहता था। अनेक प्रकार की शंकाएं जाग उठती। दोनों की आत्मा की ग्रंथि को एक से खुलाकर दोनों को जुदा कर देती थी। इसी अवस्था में कुछ देर बीत गई। थकी हुई कनक प्रिय की बाहों में विश्राम कर रही थी, पर हृदय में जागती थी। अपने सुख को आप ही अकेली तौल रही थी। उसी समय राजकुमार ने कहा, बहू जी ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए आया था। कनक की आत्मा में अव्यक्त प्रतिध्वनि हुई, नहीं तो न आते। फिर एक जलन पैदा हुई। सिराओं में तड़ित का तेज प्रवाह बहने लगा। कितनी असहृदय बात, इतनी नफरत। कनक राजकुमार को छोड़ अपने ही पैरों संभल कर खड़ी हो गई। चमकीली निगाह से एक बार देखा, पूछा, नहीं तो नहीं आते। इस उत्तर की राजकुमार को आशा न थी। विस्मयपूर्वक खड़ा कनक को एक विस्मय की ही प्रतिमा के रूप में देखता रहा। अपने वाक्य के प्रथम अंश पर ही उसका ध्यान था, पर कनक को राजकुमार की बहू जी की अपेक्षा राजकुमार की ही ज़्यादा ज़रूरत थी। इसलिए उसने दूसरे वाक्य को ही प्रधान माना। राजकुमार के भीतर जितना दुराव कुछ विरोधी गुणों के कारण कभी कभी आ जाया करता था, वह उसके दूसरे वाक्य में अच्छी तरह खुल रहा था। पर उसकी प्रकृति के अनुकूल होने के कारण उस जैसा विद्वान मनुष्य भी उस वाक्य की फांस नहीं समझ सका। कनक उसकी दृष्टि में प्रिय अभिनेत्री केवल संगिनी थी। तुम्ही ने कहा था, याद तो होगा, तुम मेरी कविता हो। इसका जवाब भी जो मैंने दिया था याद होगा।
लौटकर कनक डेरे की तरफ चली। उसके बाद शब्द राजकुमार को पार कर गए। वह खड़ा देखता और सोचता रहा, कब कहाँ गलती से एक बात निकल गई, उसका इतना बड़ा ताना। मैं साहित्य की बुद्धि के विचार से अभिनय करता हूँ, स्टेज की मित्रता मानकर इनका ये वाकपन अहड़ जैसा बल खाती हुई जा रही है। आह कैसा बल खाती हुई जा रही है। नाजो अदा नजाकत बर्दाश्त कर लेता हूँ, आई हैं रुपए कमाने, ऊपर से मुझ पर गुस्सा झाड़ती हैं। न जाने किसके कपड़ों का बोझ गधे की तरह 3 घंटे तक लादे खड़ा रहा। काम की बात कही नहीं कि आंखें फेर ली, फिर मचल कर चल दी। आखिर जात कौन है, अब मैं पैरों पड़ता फिरूं? ना बाबा, इतनी कड़ी हिम्मत मुझ में ना होगी। बहू जी से कह दूंगा, ये काम मेरे मान का नहीं, उसे भेजो जिसे मनाने का अभ्यास हो। राजकुमार धीरे धीरे बगीचे के फाटक की तरफ चला। निश्चय कर लिया कि सीधे बहू जी के पास ही जाएगा। सर्वेश्वरी भी बड़ी देर तक कनक को न देख खोज रही थी। बाहर आ रही थी कि उससे मुलाकात हुई। अम्मा, वह आए हैं, और आए हैं इसलिए कि उनकी बहू जी मुझसे मिलना चाहती हैं। कनक ने सर रोक कहा, मैं चली आई। उधर कुंवर साहब के रंग ढंग भी मुझे बहुत बुरे मालूम दे रहे थे। अम्मा, मुझे तो देखकर डर लग रहा था। ऐसा देखता था जैसे खा जाएगा मुझे। छेड़ता ही न था। जब मैंने कहा कि अभी अपनी माँ से मिल लूँ, फिर जब आप याद करेंगे मिल जाऊँगी, तब जाने दिया। तुमने कुछ कहा भी राजकुमार से? सर्वेश्वरी ने पूछा। नहीं, मुझ पर उन्हें विश्वास नहीं अम्मा। कनक की आंखें छलछला आईं। अभी बाग में हैं? सर्वेश्वरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। थे तो। अच्छा, जरा मैं भी मिल लूँ। कनक खड़ी खड़ी देखती रही। सर्वेश्वरी बाग की तरफ चली। राजकुमार फाटक पार कर चुका था। भैया, कहाँ जाते हो? घबराई हुई सर्वेश्वरी ने पुकारा। घर। वहीं से बिना रुके हुए रुखाई से राजकुमार ने कहा। तुम्हारा घर यहीं पर है? बढ़ती हुई सर्वेश्वरी ने आवाज़ दी। नहीं, मेरे दोस्त का घर है। राजकुमार और तेज चलने लगा। भैया, जरा ठहर जाओ, सुन तो लो। अब माफ़ कीजिए, इतना बहुत हुआ। सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा। सर्वेश्वरी रुक गई। भय हुआ, बुला न सकी। राजकुमार पेड़ों के अंधेरे में अदृश्य हो गया। कुंवर साहब ने महफिल के लिए जल्द बुलाया है, उस आदमी ने कहा। अच्छा। सर्वेश्वरी की आवाज़ क्षीण थी। आप लोगों ने खाना खाया? न खाया हो तो जल्दी कीजिए। सर्वेश्वरी डेरे की तरफ चली। आदमी दूसरी तवाइफों को सूचना देने चला। क्या होगा अम्मा? कनक ने त्रस्त निगाहों से देखते हुए पूछा। जो भाग्य में होगा हो लेगा, तुमसे भी नहीं बना। कनक सिर झुकाए खड़ी रही। और तवाइफें भोजन पान में लगी हुई थी। सर्वेश्वरी थोड़ा सा खाना लेकर आई और कनक को खाने के लिए कहा। स्वयं भी थोड़ा सा जलपान कर तैयार होने लगी। राजकुमार बाहर एक रास्ते पर कुछ देर खड़ा सोचता रहा। दिल को सख्त चोट लगी थी। बहू से नाराज़ था। सोच रहा था चलकर खूब फटकारूंगा। रात एक पहर बीत चुकी थी। भूख लग रही थी। बहू के मकान की ओर चला, पर दिल पीछे खींच रहा था। तरह तरह से आरजू मिन्नत कर समझा रहा था, बहुत दूर चलना है। बहू का मकान वहाँ से मील ही भर के फासले पर था। अब वहाँ खाना पीना हो गया होगा, सब लोग सो गए होंगे। राजकुमार को दिल की ये तजवीज़ पसंद आई। रास्ते में एक पुल मिला, वहीं बैठकर फिर सोचने लगा। कनक उसके शरीर में प्राणों की ज्योति की तरह समा गई थी, पर बाहर से वह बराबर उससे लड़ता रहा। कनक स्टेज पर नाचेगी, गाएगी, दूसरों को खुश करेगी, खुद भी प्रसन्न होगी और मुझसे ऐसा जाहिर करती है कि गोया दूध की धुली है। इन सब कामों में दिल से उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। वह ऐसी कनक की महफिल में बैठकर गाना सुनना चाहता है। राजकुमार के रोए रोए से नफरत की आग निकल रही थी, जिससे तपकर कनक की कल्पना मूर्ति उसे और भी चमकती हुई स्नेहमयी बनकर घेर लेती। हृदय उमड़ कर उसे स्टेज की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता। उसके तमाम विरोधी प्रयत्न विफल हो रहे थे। अंततः उसने यंत्रवत हृदय की इस सलाह को मान लिया और उसके अनुकूल युक्तियां भी निकाल लीं। सोचा, अब बहुत देर हो गई, बहू सो गई होगी। अच्छा हो यहीं चलकर कहीं जरा जलपान कर लूँ और रात महफिल के एक कोने में बैठकर पार कर दूँ। कनक मेरी है कौन, फिर मुझे इतनी ग्लानि क्यों? जिस तरह मैं स्टेज पर जाया करता हूँ, उसी तरह यहाँ भी बैठकर बारीकियों की परीक्षा करूँगा। कनक के सिवा और भी कई तवाइफें हैं, उनके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। उनके संगीत से लेने लायक
मुझे कुछ मिल सकता है, बस निश्चय हो गया। फिर बहू का मील भर दूर मकान मंजिलों दूर सूझने लगा। राजकुमार लौट पड़ा। चौराहे पर कुछ दीपक जल रहे थे, उसी ओर चला। कई दुकानें थीं, पूड़ियों की भी एक दुकान थी, उसी तरफ बढ़ा। सामने कुर्सियां पड़ी थी, बैठ गया। आराम की एक ठंडी सांस ली। पाव भर पूड़ियाँ तौलने के लिए कहा। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर दाम दे दिए। इसी समय गढ़ के भीतर राजकुमार साहब की सवारी का डंका सुनाई पड़ा। दुकानदार लोग चलने के लिए व्यग्र हो उठे। उन्हीं में से उसे मालूम हुआ कि अब कुंवर साहब महफिल में जा रहे हैं। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। राजकुमार भी भीतर से पुलकित हो उठा। एक पान वाले की दुकान से 2 बीड़े लेकर खाता हुआ गढ़ की तरफ चला। बाहर खुली हुई जमीन पर एक विशाल मंडप बना था। एक तरफ स्टेज था, 3 तरफ से गेट, हर पर संगीन बंद सिपाही पहरे पर था। भीतर बड़ी सजावट थी। विद्युताधार मंगवाकर कुंवर साहब ने भीतर और बाहर बिजली की बत्तियों से रात में दिन कर रखा था। राजकुमार ने बाहर से देखा, स्टेज जगमगा रहा था। फुल लाइट का प्रकाश कनक के मुख पर पड़ रहा था, जिससे रात में उसकी सहस्त्रों गुणा शोभा बढ़ गई थी। गाने की आवाज़ आ रही थी, लोग बातचीत कर रहे थे। आगरे वाली गा रही है। राजकुमार ने बाहर से देखा, तवाइफें 2 कतार में बैठी हुई हैं। दूसरी कतार में पहली तवाइफ गा रही है। इस कतार में कनक ही सबसे आगे थी, बगल में उसकी माता। लोग मंत्र मुग्ध होकर रूप और स्वर की सुधा पी रहे थे, अचंचल आंखों से कनक को देख रहे थे। कनक भी दीपक की शिखा की तरह स्थिर बैठी थी। यौवन की उस तरुण ज्योति की तरह कितने ही पतंगे बढ़ रहे थे। कुंवर साहब एकटक उसे ही देख रहे थे। राजकुमार को बाहर ही बाहर घूमते हुए देखकर एक ने कहा, बाबूजी भीतर आइए, आपके लिए कोई रोक थोड़े ही है। रोक तो हम लोगों के लिए है जिनके पास मजबूत कपड़े नहीं। जब कुंवर साहब चले जाएंगे तब पिछली रात को कहीं मौका लगेगा। राजकुमार को हिम्मत हुई, एक गेट के भीतर घुसा। सभ्य वेश देख सिपाही ने रास्ता छोड़ दिया। पीछे जगह बहुत खाली थी, एक जगह बैठ गया। उसे आते हुए कनक ने देख लिया। मैं बड़ी देर से जब से स्टेज पर आई उसे खोज रही थी। कोई भी नया आदमी आता तो उसकी आंखें जांच करने के लिए बढ़ जाती। कनक राजकुमार को देख रही थी। राजकुमार ने भी कनक को देखा, समझ गया उसका आना कनक को ज्ञात हो गया। फिर भी आंखें फेर कर एक ओर बैठ गया। कनक कुछ देर तक अचंचल दृष्टि से देखती ही रही। मुख पर किसी प्रकार का भाव न था। राजकुमार के विचार को जैसे वह समझ रही थी, पर चेष्टाओं में किसी प्रकार की भावना न थी। क्रमशः 2-3 गाने हुए। दूसरी तरफ वाली कतार खत्म होने पर थी। एक एक संगीत की बारी थी, कारण कुंवर साहब शीघ्र ही सबका गाना सुनकर चले जाने वाले थे। इधर की कतार में कनक का पहला नंबर था और उसकी माता का। कुंवर साहब उसके गाने के लिए उत्सुक हो रहे थे और अपने पास के मुसाहिबों से पहले ही से उसके मजे हुए गले की तारीफ कर रहे थे। इस प्रतियोगिता में सबको वही परास्त करेगी, इसका निश्चय भी वही दे रहे थे। कुंवर साहब के जल्द उठ जाने का एक और कारण था, और इस कारण में उनके साथ कनक का भी बंगले पर जाना निश्चित था। इसकी कल्पना कनक ने पहले ही कर ली थी, परंतु मुक्ति का कोई उपाय न सोच सकी। कोई युक्ति भी नहीं थी। एक राजकुमार था, अब उससे वह निराश हो चुकी थी। राजकुमार के प्रति कनक के मन में क्रोध कम न था। फर्श बिछा था, ऊपर इंद्रधनुषी रंग के रेशमी धानों को और बीच में सोने की चित्रित चरखी में उन्हें कपड़ों को पिरोकर नए ढंग की चांदनी बनाई गई थी। चारों तरफ लोहे के लट्ठे गड़े थे, उन्हीं के सहारे मंडप गड़ा था। लोहे की उन कड़ियों में वही कपड़े लिपेटे थे। 2-2 कड़ियों के बीच एक तोरण उन्हीं कपड़ों से सजाया गया था। मंडप 100 हाथ से भी लंबा, 50 हाथ से भी चौड़ा था। लंबाई के सीध में सटा हुआ पर मंडप से अलग स्टेज था। स्टेज की ही तरह सजा हुआ, फुट लाइटें जल रही थी। साजिंदे विंग्स के भीतर बैठे साज बजा रहे थे। कुंवर साहब की गद्दी के 2-2 हाथ के फासले से सोने की कामदार छोटी रेलिंग चारों तरफ लगी थी। दोनों बगल गुलाब, पास इत्रदान, फूलदान सजे थे। गद्दी पर रेशमी मोटी चादर बिछी थी। चारों तरफ एक एक हाथ सुनहला काम था और पन्ने तथा हीरे की कन्नियाँ जड़ी हुई थी। दोनों बगल 2 छोटे छोटे कामदार मखमली तकिए, भैंसा की पीठ की तरफ पड़ा गिरदा। कुंवर साहब की दाहिनी तरफ उनके परिवार के लोग थे और बाईं तरफ राज्य के अफसर।
पीछे आने वाले सभ्य दर्शक तथा राज्य के पढ़े लिखे रईस लोग। राजकुमार यहीं बैठा था। कनक उठ गई। राजकुमार ने देखा भीतर ग्रीन रूम में जाकर उसने कुंवर साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने जमादार को खूब समझाकर चिट्ठी दे दी। इस काम में उसे 5 मिनट से अधिक समय न लगा। फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। जमादार ने चिट्ठी कुंवर साहब के अर्दली को दी। अर्दली से कह भी दिया, जरूरी चिट्ठी है, छोटी बाई जी ने जल्द पेश करने के लिए कहा है। कुंवर साहब के रंग ढंग वहाँ के तमाम नौकरों को मालूम हो गए थे। छोटी बाई जी के प्रति कुंवर साहब की जैसी कृपा दृष्टि है और परिणाम आगे चलकर क्या होगा, इसकी चर्चा नौकरों में छिड़ गई। अतः उसने तत्काल चिट्ठी पेशकार को दी, साथ ही जल्द पेश कर देने की सलाह भी दी। पेशकार साहब मौका न होने के बहाने पत्र लेकर बैठे ही रहना चाहते थे, पर जब उसने बुलाकर एकांत में समझा दिया कि छोटी बाई इस राज्य के नौकरों के लिए कोई मामूली बाई जी नहीं, यदि जल्द पत्र न गया तो कल ही उससे ताल्लुक़ रखने वालों पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं, उसने इशारे से सारा मतलब समझा दिया। तब पेशकार मन ही मन पुरस्कार की कल्पना करते हुए कुंवर साहब की गद्दी की तरफ बढ़े और झुककर पत्र पेश किया। प्रकाश आवश्यकता से अधिक था। कुंवर साहब पढ़ने लगे। पढ़कर बिना तपस्या के वर प्राप्ति का सुंदर सुयोग देख खुले हुए कमल पर बैठे भौरों की तरह प्रसन्न हो गए। पत्र में कनक ने शीघ्र ही कुंवर साहब को ग्रीन रूम में बुलाया था। एकाएक वहाँ से उठकर कुंवर साहब न जा सकते थे। शान के खिलाफ था। इधर गाने से तृप्ति करने की अपेक्षा जाने की उत्सुकता प्रबल थी। अतः मुसाहबों को ही निर्णय के लिए छोड़कर खड़े हो गए। पालकी लग गई। कुंवर साहब प्रासाद चले गए। इधर आम जनता के लिए द्वार खुल गया। सब तरह के आदमी भीतर धस गए। महफिल ठसाठस भर गई। अब तक दूसरी कतार का गाना खत्म हो चुका था। कनक की बारी थी। लोग सिर उगाए आग्रह से मुंह ताक रहे थे। सर्वेश्वरी ने धीरे से उसे कुछ समझाया। कनक के उस्तादों ने स्वर भरा। कनक ने एक आलाप ली, फिर गाने लगी। दिल का आना था कि काबू से था जाना दिल का, ऐसे जाने से तो बेहतर था न आना दिल का। हम तो कहते थे मोहब्बत की बुरी है रस्में, खेल समझे थे मेरी जान लगाना दिल का। स्वर की तरंग ने पूरी महफिल को डुबो दिया। लोगों के हृदय में एक नया स्वप्न सौंदर्य के आकाश के नीचे शिशिर के स्पर्श से धीरे धीरे पलक खोलती हुई चमेली की तरह विकसित हो गया। उसी स्वप्न के भीतर से लोग उस स्वर की परी को देख रहे थे। साधारण लोग अपने उमड़ते हुए उच्छ्वास को न रोक सके। एक तरफ से आवाज़ आई, वाह कनकौआ जस सुनत रहील तैसे हो राजा। वाह कनकौआ जस सुनत रहील तैसे हो राजा। सभ्य जन सिर झुकाकर मुस्कुराने लगे। कनक उसी धैर्य में अप्रतिभ बैठी गाती रही। एक बार राजकुमार को देखा, फिर आंखें झुका ली। राजकुमार कलाविद था। संगीत का उस पर पूरा असर पड़ गया था। एक बार जब काक के कल ज्ञान की याद आती, हृदय के सहस्त्रों कंठों से उसकी प्रशंसा करने लगता, पर दूसरे की क्षण उस सोने की मूर्ति में भरे हुए जहर की कल्पना उसके शरीर को जर्जर कर देती। चित्त की वह डावाडोल स्थिति उसकी आत्मा को क्रमशः कमजोर करती जा रही थी। हृदय में स्थायी प्रभाव जहर का ही रह जाता। एक अज्ञात वेदना उसे क्षुब्ध कर देती। कनक के स्वर, सौंदर्य, शिक्षा आदि की वह जितनी ही बातें सोचता और ये बातें उसके मन के यंत्र को आप ही चला चला कर उसे कल्पना के अरण्य में भटका कर निर्वासित कर देती थी, उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ जाती। तृष्णार्त को ईप्सित सुस्वाद जल नहीं मिल रहा था। सामने महासागर था, पर हाय ये लवड़ा सख्त था। कुंवर साहब प्रासाद में पोशाक बदलकर सादे सभ्य भेष में कुछ विश्वासपात्र अनुचरों को साथ ले प्रकाशहीन मार्ग से स्टेज की तरफ चल दिए। उनके अनुचर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे, जिससे दूसरों की दृष्टि उन पर न पड़े। स्टेज के बहिर्द्वार से कुंवर साहब भीतर ग्रीन रूम की ओर चले। एक आदमी को साथ ले सबको वहीं इधर उधर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। ग्रीन रूम से कुंवर साहब ने अपने आदमी को कनक को बुला लाने के लिए भेज दिया। खबर पा उंगली मुंह के नज़दीक तक उठा, दर्शकों को अदब दिखला सामने के विंग से भीतर चलने लगी। दर्शकों की तरफ मुंह किए विंग की ओर फिरते समय एक बार फिर राजकुमार की ओर देखा। दृष्टि नीची कर मुस्कुराई, क्योंकि राजकुमार की आंखों में वह आग थी जिससे वह जल रही थी। कनक ग्रीन रूम की तरफ चली। संकित हृदय कांप उठा, पर कोई चारा न था। राजकुमार की तरफ असहाय आंखें प्रार्थना की
अनिमेष दृष्टि से आप ही आप बढ़ गईं और हताश होकर लौट आईं। कनक के अंग अंग राजकुमार की तरफ से प्रकाशहीन संध्या में कमल के दलों की तरह संकुचित हो गए। हृदय को अपनी शक्ति की किरण देख पड़ी दृष्टि ने स्वयं अपना साथ निश्चित कर लिया। कनक एक बिंग के भीतर सोचती हुई खड़ी हो गई। कुंवर साहब ने बड़े आदर से उठकर उसका स्वागत किया। बैठिए कहकर कनक उनके बैठने की प्रतीक्षा किए बिना कुर्सी पर बैठ गई। कुंवर साहब नौकर को बाहर जाने के लिए इशारा कर बैठ गए। कनक ने कुंवर साहब पर एक तेज दृष्टि डाली। देखा उनके अपार ऐश्वर्य पर तृष्णा की विजय थी। उनकी आंखें उनकी दृष्टि से नहीं मिल सकी। वे कुछ चाहती हैं इसीलिए झुकी हुई हैं। उन पर कनक का अधिकार जम गया। देखिए कनक ने कहा, यहाँ एक आदमी बैठा है, उसको कैद कर लीजिए। आज्ञा मात्र से प्रबल पराक्रम कुंवर साहब उठकर खड़े हो गए। कौन है? आइए। कनक आगे आगे चली। स्टेज के सामने के गेटों की दराज से राजकुमार को दिखाया। उसके शरीर, मुख, कपड़े आदि की पहचान कराती रही। कुंवर साहब ने अच्छी तरह देख लिया। कई बार दृष्टि पर जोर दे देकर कहा। दूसरी कतार की तवाइफें ताज्जुब की निगाह से उस मनुष्य तथा कनक को देख रही थी। गाना हो रहा था। कनक को उसकी इच्छा पूर्ति से उपकृत करने के निश्चय से कुंवर साहब को उसे तुम संबोधन करने का साहस तथा सुख मिला। कनक भी कुछ झुक गई। तब उन्होंने कहा, अच्छा तुम ग्रीन रूम में चलो, तब तक अपने आदमियों को बुलाकर इन्हें दिखा दूं। कनक चली गई। कुंवर साहब ने दरवाजे के पास से बाहर देखा। कई आदमी आ गए। दो को साथ भीतर ले गए। उसी जगह से राजकुमार को परिचित करा दिया, खूब समझा दिया। महफिल लुट जाने पर एकांत रास्ते में अलग बुलाकर जरूर गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी को कानो कान खबर न हो, आपस के सब लोग उसे पहचान लें। तो अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का लिखा उपन्यास अप्सरा का 7वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।